हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का अपने प्यारे से चैनल नॉलेज पावर वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रीवियस ईयर फिजिक्स के पार्ट 2 लेकर के आया हूं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, क्योंकि जब हम लोग चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो जो एनर्जी जब उसकी बढ़ती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, तो वो बढ़ेगा। ठीक है। इसके अपोज एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धचालक को लेकर के, अर्धचालक को लेकर के पूछा जाता है। तो इसका उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर चालक है तो चालक का चालक है चालक, तो चालक में हम लोग यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अर्धचालक के कंडीशन में क्या होता है कि जब अर्धचालक का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, जबकि चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा का मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा इसमें से किस राशि का मात्रक है, वैद्युत शक्ति का, वैद्युत धारा का, वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत आवेश का। ठीक है। तो ऑप्शन वाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैद्युत शक्ति का देखिए जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वाट, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, और वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। तो बसा आपका कौन सा, वैद्युत ऊर्जा, यानी वैद्युत ऊर्जा का ही मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, या जूल भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है। -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। तो चूंकि देखिए दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है आपका कौन सा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में ली जाती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी लेफ्ट साइड में हो जाती है। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि F इज इक्वल टू, कहो जाने दो, काट दिया जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि F इज इक्वल टू R/2 होता है। R की वैल्यू आपको गिवन है 20, तो आप यहाँ पर 20 रखेंगे। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में होगा, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, -10। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन आपके सामने है, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको आप बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी। अगर ऑप्शन में ये आता तो ये भी सही होता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक भी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। पिछले
पिछले वीडियो में भी मैंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको B से आप रिप्रेजेंट करते हैं। B का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है और टेस्ला भी होता है और आपका गॉस भी होता है। तो इसमें से आपका कौन सा रॉन्ग होगा, यानी कौन सा मात्रक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बाकी ये तीनों आपके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जो डायनेमो होता है आपका, ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला एक विद्युत उपकरण है जिसे डायनेमो हम कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है में, दो विद्युत बल्बों जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है समांतर क्रम में एक नियत वोल्टेज के विद्युत स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो उसमें व्यय हुई शक्ति का अनुपात कितना होगा। यानी कह रहा है कि दो बल्ब हैं, दो बल्ब जिनके रेजिस्टेंस का अनुपात आपको दिया हुआ है, यानी R1 और R2 का रेशियो आपको गिवन है 1/2, और कह रहा है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज के विद्युत स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो उसमें व्यय हुई शक्ति समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो कह रहा है कि उसके शक्ति का अनुपात कितना होगा, यानी P1/P2 आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या रेशियो बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो इसका जो रिलेशन बनता है, P बराबर एक फार्मूला होता है V²/R। ये जब समांतर क्रम में होता है तब हमें रिलेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है P और R में रिलेशन, तो हम लोग जानते हैं कि P प्रोपोर्शनल 1/R होता है। जब आप इसको P1/P2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स है, तो ये हो जाएगा R2/R1। और जब आप इसको रिवर्स में आप वैल्यू रखेंगे, सॉरी ये हो गया आपका 1/12 रहेगा, R1 और R2 का रेशियो 1/2 है। आप यहाँ पर जब P1 और P2 रखेंगे तो R2/R1 हो जाएगा। तो R2/R1 जब आप यहाँ से रख लेंगे अपोजिट, तो ये हो जाएगा P1 और P2 का रेशियो 2/1। तो आपका आंसर यहाँ से क्या सही हो जाएगा, 2:1। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 2:1। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 200, ये V का मतलब वोल्टेज है, W का मतलब वाट। 200 वोल्टेज ऑब्लिक लगा हुआ है, यानी कोई बल्ब है जिस पर 200 वोल्टेज और 100 वाट अंकित किया हुआ है। बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। यानी ये जो कह रहा है कि ये 200 वाट और 200 वोल्ट और 100 वाट का कोई बल्ब है, इसको हम लोग ला करके 100 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, तो इस बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ से पहले हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से इस बल्ब का रेजिस्टेंस जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो R हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है V²/R। P बराबर V²/R आप लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ से आप R की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा V²/P। ठीक है। तो यहाँ से आपको V गिवन है 200, आप यहाँ पर जब रखेंगे तो 200 × 200 बटे आपका P 100 वाट गिवन है। जब यहाँ पर 100 रखेंगे 00 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400 ओम आएगा। ये तो आया रेजिस्टेंस की, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी शक्ति कितनी होगी जब इसको 100 वोल्ट पर सप्लाई दिया जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको जब आप रखेंगे फिर इसी फार्मूले से आप लोग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा P निकालना है, तो फिर अगेन P' = V²/R से लगा देंगे। तो आपने यहाँ पर भी 100 वोल्ट दे रहे हैं इसको, तो 100 × 100 हो जाएगा, बटे R की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 400 यहाँ पर रख लेंगे, ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25 वाट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 25 वाट। फिर से समझ लीजिए, P = V²/R होता है। आपको यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है
और ये पावर दिया हुआ है, आप यहाँ पर पुट करेंगे वोल्टेज को 200 गुणे 200 बटे पावर की वैल्यू रखेंगे 100, कट जाएगा 00, फिर ये 00 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 400 आ गया। आपने यहाँ पर फिर अगेन वही फार्मूला लगाया और आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस रख दिया, तो आपका ये वैल्यू निकल करके आ गया 25 वाट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई आंख जो स्वस्थ है, स्वस्थ आंख ये दूर बिंदु आप कहीं तक बहुत ज़्यादा दूर तक आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यानी आंख में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ठीक है, अनंत एक ऐसी दूरी होती है जहां तक आप स्पष्ट रूप से देख सकें, यानी स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। रीजन क्या है काला दिखाई देता है? रीजन ये है क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर प्रकाश का आपका प्रकीर्णन होगा ही नहीं, इसलिए आपका चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10 बाकी बचे 10 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके 11वां नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो यहाँ बनाने नहीं रहेगा, बनने रहेगा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इससे जो इमेज बनता है, हमेशा आपका जो उत्तल दर्पण होता है इस तरह से, इसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज पीछे फॉर्मेट होता है। मतलब यहाँ पर आप डॉट डॉट लाइन से रे डायग्राम बनाते हैं तो इसका मतलब इमेज कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी के साथ साथ आपका सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे भी बन रहा है और साथ में जो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष इसके ऊपर बनता है। अगला प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, यानी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, 3 मौलिक कण होते हैं। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों पर जो चार्ज होता है वो सेम क्वांटिटी का होता है। इस पर दोनों पर चार्ज सेम क्वांटिटी के होते हैं, बस नेचर अलग अलग हो जाता है। इन दोनों पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का। बात करें इलेक्ट्रॉन की तो माइनस में हो जाता है और बात करें प्रोटॉन की तो प्लस में हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो प्रोटॉन की पूछ रहा है तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर है। पिछले वीडियो में भी यह प्रश्न आया हुआ था। एक अश्व शक्ति यानी हार्स पावर, जिसको HP से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका 746 वाट सही होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। यानी किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा, ये तो आपको ऐसे ही उलझाने के लिए दिया हुआ इतना, मेन आपका ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आप जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। यहाँ पर धारा का मात्रक तो 1 एम्पियर बनता है। साइंटिस्ट आपके एम्पियर उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। और Q/T है तो यहाँ से Q का मात्रक हो जाएगा कूलम और T का मात्रक सेकेंड। तो एक मात्रक आपका बन जाता है कूलम पर सेकेंड। तो धारा के 2 मात्रक निकल करके आते हैं, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। बात करें वाट की, वाट किसका मात्रक है? तो वाट आपका अभी हमने बताया ये पावर यानी विद्युत शक्ति का मात्रक है। और ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का।
और बात करें बोल्ट, बोल्ट किसका मात्रक है? तो बोल्ट विभव या विभवांतर आप बोल सकते हैं, इसका मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओम के नियमानुसार धारा का विभवांतर में ग्राफ होगा। तो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा हुआ है कि ओम साहब ने बताया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल हो, यानी न बदले, इक्वल क्या न बदले, कांस्टेंट हो, तो हम यदि उसके चालक तार के सिरों के बीच, कोई वायर है उसके सिरों के बीच हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ता है उसी रेशियो में करंट बढ़ता है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच यदि हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ की लाइन कैसी आती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है, यानी क्या हो जाएगा आंसर सही आपका? एक सरल रेखा। ठीक है, इसके बाद है एक लघुपथी परिपथ में धारा का मान होता है। कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। एक लघुपथित धारा, लघुपथित को आप इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं। तो लघुपथित परिपथ में धारा का मान कितना होगा? तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सभी धाराएं एक में मिक्स हो जाती हैं आपकी, तो धाराओं का जो लोड है वो बढ़ जाता है, यानी इस कंडीशन में धारा का मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे जो है आंसर लगा देते हैं शॉर्ट सर्किट होता है, सब मिल गया तो जीरो हो गया धारा। ऐसा नहीं होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। इसीलिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके घरों में जो टीवी हैं, बल्ब हैं, ये सब बहुत बिगड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोड करंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, यानी माइनस का 15 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और कह रहा है कि दर्पण और लेंस किस तरह के पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों अवतल रहेंगे, दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो आप जानते हैं कि जो दर्पण और लेंस दोनों हैं, इनके जो फोकस दूरियां होती हैं वो माइनस में ली जाती हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में आने का मतलब है कि ये आपका जो लेंस और दर्पण दोनों है, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। अगर प्लस होता तो दोनों आपके क्या हो जाते हैं? उत्तल हो जाते हैं। यानी हम लोग जब पढ़ते हैं तो उत्तल और अवतल जब हम लोग पढ़ते हैं तो इनकी जो फोकस दूरियां होती हैं, उत्तल दर्पण के लिए प्लस लेते हैं और अवतल के लिए माइनस लेते हैं। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये दोनों अवतल, यानी कह रहा है माइनस में है तो माइनस का मतलब दोनों अवतल होगा। अगर प्लस होता तो दोनों उत्तल हो जाता। फिर अगला प्रश्न है कि आपके घर के टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। तो इसकी शक्ति क्या होगी? वोल्टेज 0.75 और यहाँ पर धारा दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये एम्पियर दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दिया क्या है। तो ये करंट आपको दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर। तो आपको वोल्टेज गिवन है और आपसे कह रहा है कि शक्ति क्या होगी। तो शक्ति P बराबर हम लोग जानते हैं कि यदि वोल्टेज हो और करंट हो तो VI होता है। और आपको I यहाँ पर दिया हुआ है मिली में, इसको आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो 100 मिली का मान होता है 10⁻³ या 1000 से डिवाइड करिए या 10⁻³ से गुणा करिए। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻1 आ जाएगा एम्पियर। 00 प्लस में आएगा, ये माइनस में घट करके -1 आएगा। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो भी का वैल्यू है 0.75 इंटू 10⁻⁻1। तो ये आपका आ जाएगा, ये दशमलव आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट राइट साइड ले जाएंगे तो ये 75 × 10⁻² हो जाएगा और ये 10⁻⁻1। तो 75 × 10⁻³ आपका क्या आएगा? वाट आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन इसमें ऐसा कोई है नहीं। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग काम करेंगे तो यहाँ पर 0.75 है, 7.5 मिलीवाट है और यहाँ पर आपका 75 मिलीवाट है और ये 100 मिलीवाट है। तो आप देखिए यहाँ पर 10⁻³ आ रहा है, तो मतलब यही क्या है आपका मिली बन जाएगा, यानी 75 मिलीवाट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला 75 मिलीवाट। और बात करें मिली की, ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए।
ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे देखिए मिली होता है, मिली एम्पियर दिया हुआ है आपको, तो मिली एम्पियर, मिली के लिए आप लोग याद रखिए इसका जो अपवर्त होता है, अपवर्त से आप बड़े आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो इसका मिली का अपवर्त आप याद रखिएगा 10⁻³ तो आप सीधा सा यदि मिली एम्पियर दिया हुआ है तो मिली को हटा करके आप 10⁻³ एम्पियर पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 मिली एम्पियर दिया हुआ था तो आप यहाँ से मिली को हटाइए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 10⁻³ तो 100 × 10⁻³ ये बन गया एम्पियर। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻² इंटू 10⁻³ ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻1 एम्पियर आएगा। और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या किया है, पुट किया हुआ है। या तो आप चाहें तो ऐसे सॉल्व करिए या तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.75 इंटू 100, ये मल्टीप्लाई होगा तो 75 आएगा। तो अब आपका ये वाट में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, मिली वाट में। तो आप यहाँ से ऐसे भी एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का मान कितना होगा। तो इसको भी देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई वायर है आपका, कोई वायर है, इसको 5 बराबर भाग में कट करते हैं, 1 2 3 हो गया, ये 4 और एक पोर्शन 5, 1 2 3 4 और 5 भाग में इसको काट रहे हैं। कह रहे हैं कि R का है, R प्रतिरोध है, इनको 5 बराबर टुकड़ों में बांट दिए, तो 5 बराबर भाग में बांटेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सबका रेजिस्टेंस R बटे क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। R/5 R/5 ये सबका हो गया। फिर कह रहा है कि इनको हम लोग, ये अलग अलग तार बन गया, फिर इनको कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यानी एक तार ये हो गया मान लीजिए, फिर ये दूसरा का जो काटे हैं, फिर इस तरह से ये तीसरा काट के, ये चौथा, इस तरह से ये 5। अब इन पांचों को कह रहा है कि आप किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस आता है R डैश। तो कह रहा है कि R और R डैश का अनुपात कितना आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर R/5 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 ये आपको जोड़ दिया समांतर क्रम में, ये इस तरह से ये। तो आप यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले तुल्य रेजिस्टेंस निकालेंगे इन पांचों का। तो इसको मान लेंगे आप, R डैश कह रहा है कि आ रहा है जोड़ने पर R डैश, तो आप इसको मान लेंगे जब R डैश तो लिखेंगे 1/R डैश इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 यहाँ भी होगा, और लास्ट में 1/R/5। ये आपका पांचों रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये बटे के बटे में है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/R, ये भी आपका होगा 5/R, 5/R, ये भी आपका 5/R, ये 5/R। ये आपका देखिए हर जो है बराबर है, तो आप ये पूरा ऊपर अंश जुड़ जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 5 25/R, 1/R डैश आया आपका। तो ये आपका आया है 1/R डैश इक्वल टू 25/R। हमको निकालना है R डैश, तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R/25। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि R/R डैश का मान बताइए, तो आपको निकालना पड़ेगा R/R डैश का मान। आपने R की जगह R रखा, R डैश की जगह आपने निकाला हुआ है R/25 रखेंगे, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 25। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो पहले तो आप लोगों को ये समझिए कि बिंब का मतलब क्या है। बिंब का मतलब वस्तु ही होता है, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। यहाँ बिंब की जगह आप वस्तु मानिए, यानी किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, यानी समान आकार का
वास्तविक और समान आकार का, तो एक ही कंडीशन होती है, हम लोग क्या करते हैं, लेंस के फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है बहुविकल्पी जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस का सेट है वो आपका 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है आप लोगों को अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के प्रश्न दे दिए जाएंगे। ठीक है।